हाँ देखिए, बीएससी सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स, सभी को आज की क्लास के लिए शुभकामनाएँ। और वैसे मैं पहले कह चुका हूँ और अपेक्षा करता हूँ आप लोगों से, जो वीडियो अभी तक आपको प्रोवाइड कराए गए हैं वो सब आप लोगों के अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और समझ में अच्छे से तभी आएंगे जब आप एक बार नहीं दो बार रिवाइंड करके उनको देखो और स्वयं सेल्फ नोट्स भी बनाओ उनके। जैसे कोई डेरिवेशन आता है तो उसको देख के अपनी कॉपी में लिखो। ऐसे केवल देख लेने से कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। हालांकि पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन अपने स्तर पर, अपने लेवल पर उनको लिखा भी करो, ठीक है? क्योंकि लिखोगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि लिखना ही है अल्टीमेटली, बाद में एग्ज़ाम में भी लिखना ही है। तो रिवाइंड करके आप उसको वीडियो को रोक के दोबारा देख के कैसे भी करके आप दो तीन बार उसको समझ सकते हो। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो बाद में हम लाइव क्लास चलाएंगे, तब आपके डाउट्स दूर कर देंगे। तो आज की क्लास में वही पेपर फर्स्ट अपना कंटिन्यू है ही, थर्मोडाइनमिक्स और स्टैटिक्स का यूनिट फर्स्ट अपनी चली रही है रनिंग में। आप सबको पहले से पता है ही, जो नया स्टूडेंट्स जुड़ रहा है उसे बता देते हैं, फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट चल रही है। और जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं उनसे भी आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करके, संपर्क करके बता दीजिए कि क्लासेज रनिंग में है, आपका सिलेबस कंटिन्यू है, वो सिलेबस निकले नहीं, आपका समय ख़राब ना हो, आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कीजिए। अब आज अपन पढ़ रहे हैं, हेडिंग लिखी हुई है लघु मात्रा में ऊष्मा स्थानांतरण। लघु मात्रा का मतलब शॉर्ट। अगर कोई निकाय दूसरे निकाय को शॉर्ट मात्रा में क्या देता है? ऊष्मा देता है। तो माना कि दो निकाय हैं, एक ए और एक ए डैश मान सकते हैं, या ए और बी मान सकते हैं। तो माना बात हम उन्हीं स्थूल निकायों की कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट फर्स्ट की हमारी हेडिंग, चैप्टर का नाम क्या है? स्थूल निकायों के मध्य ऊष्मीय और रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं हैं। तो उसी के तहत हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और उसी का ये टॉपिक है कि स्थूल निकायों के मध्य ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया में यदि लघु मात्रा में ऊष्मा का स्थानांतरण हो। पहले भी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं कि अन्योन्य क्रियाओं में एक्चुअली होता क्या है? ऊर्जा का विनिमय होता है। एक निकाय से दूसरे निकाय में क्या होता है? एनर्जी ट्रांजैक्शन। अब वो ऊष्मा के रूप में हो सकता है या कार्य के रूप में भी हो सकता है। अगर ऊष्मा के रूप में होता है, प्योर ऊष्मा विदाउट वर्क, तो ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया होती है। और अगर ऊष्मा को अवरुद्ध करके केवल वर्क के रूप में एनर्जी ट्रांजैक्शन हो तो रुद्धोष्म या यांत्रिक अन्योन्य क्रिया होती है। और दोनों के रूप में विनिमय हो तो क्या कहते हैं उसको? व्यापक अन्योन्य क्रिया। तो सब उसी के तहत चल रहा है, वही सिलेबस का उसी के चैप्टर में है, उसी से रिलेटेड अपने पास ये हेडिंग है लघु मात्रा में ऊष्मा स्थानांतरण। तो माना दो निकाय ए और बी मान सकते हैं या ए डैश मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है, इसमें माना ही तो है, कोई नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। माना दो निकाय ए और बी परस्पर ऊष्मीय संपर्क में हैं। ऊष्मीय संपर्क माने ऊष्मा का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऊष्मा का विनिमय कर सकते हैं। तो दोनों निकाय परस्पर ऊष्मीय संपर्क में है। माना ए निकाय द्वारा डेल्टा क्यू ऊष्मा, जो कि क्या है? अत्यल्प मात्रा में। डेल्टा क्यू ऊष्मा क्या है? अत्यल्प, शॉर्ट मात्रा में, कम मात्रा में ए निकाय द्वारा डेल्टा क्यू ऊष्मा अत्यल्प मात्रा में अवशोषित की जाती है। तो ए निकाय ने डेल्टा क्यू ऊष्मा ले ली बी निकाय से, ऊष्मा का आदान प्रदान हुआ। वो तो कोई भी निकाय एक दूसरे से लेके, तो मान लो ए निकाय ने डेल्टा क्यू ऊष्मा ली है, तो डेल्टा क्यू ऊष्मा अत्यल्प मात्रा में अवशोषित की जाती है। अब चूंकि ये अत्यल्प मात्रा में है, इट मीन्स क्या हुआ
डेल्टा क्यू इज लेस देन ई बार माइनस ई ज़ीरो। लेस देन मतलब ये जो वैल्यू है बहुत कम है, लीस्ट वैल्यू है, अत्यल्प है, इसलिए क्या है ई बार माइनस ई ज़ीरो की तुलना में अत्यल्प। जहाँ ई बार क्या है पहले भी बता चुके हैं, निकाय की माध्य ऊर्जा, एवरेज एनर्जी जो होती है औसत या माध्य ऊर्जा, और ई ज़ीरो क्या है निकाय की मूल अवस्था में ऊर्जा। ई ज़ीरो क्या है निकाय की मूल अवस्था में ऊर्जा। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू इज लेस देन ई बार माइनस ई ज़ीरो। ये इसको नीचे ले आएँ तो क्या लिख सकते हैं, ई बार माइनस ई ज़ीरो अपॉन डेल्टा क्यू इज ग्रेटर देन 1, या उल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन ई बार माइनस ई ज़ीरो इज लेस देन 1। इसको बटे में लिया है तो एक की तुलना में ये वैल्यू कम होगी, या इसको बटे में ले जाए तो ये एक की तुलना में ज़्यादा होगी। अब आगे आवश्यकता अपन को इसकी पड़ सकती है, इसलिए हमने ये लिया है। तो अत्यल्प मात्रा में है, इसलिए डेल्टा क्यू अपॉन ई बार माइनस ई ज़ीरो इज़ लेस देन 1। अब चूँकि अपन बीटा प्राचाल जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बीटा ई बराबर होता है डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ ओम ई, ये पढ़ चुके हैं हम। बराबर क्या होता है ये 1 अपॉन के टी के बराबर, यानी कि बीटा प्राचाल जो है वो एनर्जी का फलन है। कहीं पर डिपेंड करता है ये ऊर्जा पर, तो बीटा इज फलन ऑफ ई। तो बीटा को क्या ले सकते हैं अपन, एनर्जी का फलन, ऊर्जा का फलन है, इसलिए बीटा इजकल टू फलन ऑफ फंक्शन ऑफ ई लिख सकते हैं। तो बीटा में जो परिवर्तन आएगा, चूँकि एनर्जी का ट्रांजैक्शन हुआ है, ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ है, तो जनरली ए और बी में निकायों में कोई ना कोई परिवर्तन होगा ही होगा। तो डेल्टा क्यू, तो डेल्टा बीटा बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, इसको आंशिक अपकलन के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे इसको, डेल बीटा अपॉन डेल ई इंटू डेल ई बार। इसको अभी समीकरण 1 लिख दिया हमने, ठीक है। अब चूंकि ए निकाय ने ऊष्मा अवशोषित की है, ए निकाय ने क्या की है, ऊष्मा अवशोषित की है। यहाँ लिखा है ना हमने, ए निकाय द्वारा डेल्टा की ऊष्मा अवशोषित की जाती है, और जब कोई निकाय ऊष्मा अवशोषित करता है तो उसकी माध्य ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि। तो ए निकाय की माध्य ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा ई बार, माध्य ऊर्जा में वृद्धि कैसे लिखते हैं अपन, डेल्टा ई बार पहले लिख चुके हैं। पिछली वीडियो को भी कंटिन्यू देखते रहा करो, वो तो तुम्हारे पास सेव है ऑलरेडी, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि भूल गए कहाँ है साहब कैसे देखें पिछला। और वैसे पीडीएफ के रूप में नोट्स तुम्हें अवेलेबल कराए जाएंगे ही, लेकिन फिर भी पिछली वीडियो देख के इन चीज़ों को, क्योंकि पिछला भी अगर याद नहीं है तो उसे आप रिवाइंड करके देखोगे तब ये आगे का अपने आप समझ में आता जाएगा। और जैसे मैंने कहा ना भाई, जो भी हम यहाँ देख रहे हैं बोर्ड पे जितना लिखा जा रहा है उसको तो हम कॉपी में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। भाई जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है वो नहीं लिखें, लेकिन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे हम कॉपी में ज़रूर उतारें, ज़रूर लिखें, ताकि अगला जो क्लास हम लेंगे तो वो अपने आप से देख लें कि हमने ये पढ़ लिया, अब इसके बाद इससे रिलेटेड ये है, ठीक है। वो खाली केवल एक एज ए मनोरंजन जैसे वीडियो देख रहे हैं वैसे देखोगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिजिक्स से मैंने पहले कहा फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट थोड़ी सी समझने के लिए सीरियसली आराम से समझने की है, और मैं वैसे भी बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है। और फिर मैंने कहा ना कि रिवाइंड करके देख सकते हो दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माध्य ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो गई, जितनी एनर्जी उसने ली ऊष्मा, तो डेल्टा क्यू ऊष्मा ली, इसलिए जितनी ऊष्मा ली उतनी ही ऊर्जा में क्या हो जाएगी,
वृद्धि। तो डेल्टा ई बार की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? डेल्टा क्यू। तो समीकरण 1 को क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से क्या लिखा जाएगा? डेल्टा बीटा बराबर डेल बीटा अपॉन डेल ई इंटू डेल ई बार की जगह क्या लिख दो? डेल्टा क्यू लिख दो। ठीक है, इसको अभी अपन ने लिख दिया समीकरण नंबर 2। अब इसका मान हम निकालते हैं डेल्टा बीटा अपॉन डेल ई बार का। तो कैसे निकालते हैं? तो चूँकि बीटा बराबर हमने एनर्जी के रूप में ऑलरेडी पिछली क्लास में देख चुके हैं, लिख चुके हैं। स्वतंत्र कोटि के रूप में बीटा बराबर क्या होता है? एफ अपॉन ई बार माइनस ई ज़ीरो। ये लिखा है कि नहीं हमने? बीटा बराबर क्या होता है? एफ स्वतंत्र कोटियों की संख्या, ई बार वो है ही माध्य ऊर्जा, ई ज़ीरो मूल अवस्था में एनर्जी है ही। अब इसका अपन अवकलन करते हैं ई के सापेक्ष, यानी कि डेल बीटा अपॉन डेल ई बराबर। तो क्या आएगा इसमें? इसको ऐसे लिख सकते हैं पहले, डेल अपॉन डेल ई ऑफ बीटा की जगह क्या लिख दो? एफ अपॉन ई बार माइनस ई ज़ीरो। ठीक है, अब इसमें एफ जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन होता नहीं है, ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। तो डेल बीटा अपॉन डेल ई बराबर क्या हो गया? एफ बाहर आ गया। और जैसे 1/x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस 1/x²। तो उसका इसका अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 1/ई बार माइनस ई ज़ीरो का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब इसको बीटा के रूप में ही लिख दें, यानी ये जो वैल्यू है एफ अपॉन ई बार माइनस ई ज़ीरो की जगह अगेन क्या लिख सकते हैं? बीटा। इसमें है देखो एफ अपॉन ई बार माइनस ई ज़ीरो। अब होल स्क्वायर है इसमें, तो एक को तो वैसे ही छोड़ दो और एक की जगह बीटा लिख दो। तो क्या लिखोगे? तो माइनस तो एज इट इज़ है ही। ठीक है, और एफ अपॉन ई बार माइनस ई ज़ीरो की जगह क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। तो बीटा और अपॉन, चूँकि स्क्वायर है इसका मतलब एक एज इट इज़ आ जाएगा। तो ई बार माइनस ई ज़ीरो एज इट इज़ हो गया। तो डेल बीटा अपॉन डेल ई का मान क्या होगा? माइनस बीटा अपॉन ई बार माइनस ई ज़ीरो। इसको हम लिख दो इक्वेशन नंबर 3। अब ये 3 की वैल्यू रख दो 2 में, समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 3 से वैल्यू कहाँ रखनी है? समीकरण 2 में। तो 3 से मान कहाँ रख दो? 2 में रख दो। तो समीकरण 2 क्या हो गया? डेल्टा बीटा बराबर, इसकी वैल्यू अपने रखनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस बीटा अपॉन ई बार माइनस ई ज़ीरो। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से रख दी एज इट इज़। और इनटू में क्या है? डेल क्यू, या बीटा को इधर नीचे ले आओ। तो डेल बीटा अपॉन बीटा बराबर कितना आ गया? माइनस, और अगर केवल अपन इसको बार के रूप में लिखें तो माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, केवल मोड लिख रहे हैं। मोड का मतलब क्या होता है? परिमाण, और परिमाण में चिन्ह की कोई अहमियत नहीं होती, तो माइनस को छोड़ सकते हैं क्योंकि परिमाण ले रहे हैं अपन केवल। डेल क्यू अपॉन ई बार माइनस ई ज़ीरो। अब ये चीज़ यहाँ देखो, डेल क्यू अपॉन ई बार माइनस ई ज़ीरो इज़ लेस देन क्या है? 1, यानी इसकी वैल्यू 1 की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि डेल क्यू ऊष्मा जो है वो अत्यल्प मात्रा में है। तो इससे और इससे क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब आया डेल बी अपॉन बीटा इज़ आल्सो लेस देन 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है, तो ये इसके इक्वल है। इसकी वैल्यू 1 से कम, इट मीन्स डेल बी अपॉन बीटा इज़ आल्सो लेस देन 1। या इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा बीटा इज़ लेस देन बीटा। इसका क्या रिजल्ट मतलब निकला? कि बीटा प्राचाल में अल्प परिवर्तन होता है। ये डेल्टा बीटा क्या है? बीटा प्राचाल में परिवर्तन, और ये बीटा की तुलना में बहुत कम है। इसका मतलब अगर अत्यल्प मात्रा में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो क्या होगा? अत्यल्प मात्रा में परिवर्तन होगा। अब इसको अपन टेम्परेचर में भी देखें, तो चूँकि अपॉन के टी होता है, या क्या लिख सकते हैं? के टी बराबर लिख सकते हैं 1/k बीटा, या k बीटा की घात -1 लिख सकते हैं। इसका लॉग ले लें दोनों तरफ,
तो log लेने पर क्या होगा, log t बराबर -1 आगे घात आ जाती है log में, log ऑफ k प्लस log ऑफ बीटा। ठीक है, तो log t बराबर हो गया -1 log k और प्लस log ऑफ बीटा। अब log t इसका अवकलन करें तो अवकलन करने पर क्या आएगा, इस इक्वेशन का क्या कर दो, अवकलन। अवकलन किया हमने तो log t का अवकलन क्या होता है, 1/t और t का कितना हो गया, डेल्टा t या dt जो लिखते हैं dt डेल्टा t एक ही बात होती है। और इज इक्वल टू माइनस तो माइनस ही है, log k चूँकि ये कांस्टेंट है इसलिए इसका अवकलन तो क्या हो गया 0, इसका अवकलन क्या हो गया 0 प्लस log बीटा कितना हो गया 1/बीटा और बीटा का डेल्टा बीटा। तो यानी कि डेल्टा t, अब मॉड के रूप में लिखें इसको भी, डेल्टा t अपॉन t का मॉड क्या आएगा, डेल्टा बीटा अपॉन बीटा का मॉड। और इसका मान हम यहाँ निकाल चुके हैं, डेल्टा बीटा अपॉन बीटा इज लेस देन क्या है 1, डेल्टा बीटा अपॉन बीटा लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा t अपॉन t इज आल्सो लेस देन 1, इट मीन्स डेल्टा t इज लेस देन t। तो क्या निष्कर्ष निकला, इसका मतलब ये निकला कि अगर लघु मात्रा में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, अल्प मात्रा में ऊष्मा ट्रांजैक्शन होता है, तो उस निकाय के बीटा प्राचाल, उसकी ऊर्जा और उसके ताप में परिवर्तन भी क्या होता है, अत्यल्प होता है। बीटा प्राचाल, ताप और आयतन में भी क्या होता है, परिवर्तन अत्यल्प होता है। तो इसलिए अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में भी परिवर्तन क्या आएगा, अत्यल्प मात्रा में होगा। अभिगम्य संख्या जैसे संयुक्त निकाय है, उसकी अत्यल्प संख्या में, दोनों को मिला के संयुक्त निकाय होता है, उसकी अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तो मान लीजिए अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या है, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओम ई है। अब माध्य साम्य अवस्था में ओम ई वार है। अब जैसे ही उसने डेल्टा क्यू ऊष्मा अवशोषित की, डेल्टा क्यू ऊष्मा अवशोषित, ए निकाय क्या कर रहा है, डेल्टा क्यू ऊष्मा अवशोषित कर रहा है। तो ऊष्मा अवशोषित करने के बाद अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में भी परिवर्तन होगा। डेल्टा क्यू ऊष्मा अवशोषित करने के बाद अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, तो इस संख्या में भी चेंज आएगा। तो मान लीजिए कितना हो गया, ई बार प्लस डेल्टा क्यू, क्योंकि एनर्जी भी बढ़ गई। अवशोषित ऊष्मा अवशोषित करने से पहले एनर्जी क्या थी, ई बार, और एनर्जी अवशोषित करने के बाद एनर्जी में वृद्धि होगी, ई बार प्लस डेल्टा क्यू होगी। तो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या भी अब ओम ई बार की जगह क्या लिखेंगे, ओम ई बार प्लस डेल्टा क्यू। इसको हम टेलर श्रेणी से ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम टेलर श्रेणी से ज्ञात कर सकते हैं। टेलर श्रेणी प्रसार सूत्र है, मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ तुमने, टेलर श्रेणी प्रसार सूत्र से होता है लॉग ओम ई बार प्लस डेल अपॉन डेल ई लॉग ओम ई बार इंटू डेल्टा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल ई स्क्वायर लॉग ओम ई बार इंटू डेल्टा क्यू का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट। इस तरह प्रसार सूत्र है टेलर श्रेणी से। अब चूँकि यहाँ पे डेल्टा क्यू अत्यल्प है, ऑलरेडी हमने हेडिंग में लिखा हुआ है कि अल्प मात्रा में ऊष्मा स्थानांतरण, तो चूँकि डेल्टा क्यू अत्यल्प है इसलिए डेल्टा क्यू की
उच्च घातों को नगण्य मानने, उच्च घातों को क्या कर लेंगे, नगण्य। उच्च घात मतलब स्क्वायर क्यूब वाले जो भी पद आएंगे उन सबको नगण्य मान लिया। तो हमें 1 मिनट इसके केवल यहाँ तक प्रसार करना है। तो लॉग ओम ई बार प्लस डेल्टा क्यू, इसको उधर ले आओ, माइनस लॉग ओम ई बार और इसकल टू क्या होगा, ये क्या चीज़ होती है, डेल अपॉन डेल ई लॉग ओम ई बार क्या है, बीटा, और डेल्टा क्यू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है। अब चूँकि ये जो मान है वो परिवर्तन के रूप में है, जैसे x और 2x का परिवर्तन डेल्टा x लिखते हैं कि नहीं, ऐसे लॉग ओम ई बार प्लस डेल्टा क्यू और लॉग ओम ई बार को काय के रूप में लिखते हो, परिवर्तन के रूप में। परिवर्तन का सिंबल ये होता है डेल्टा, और डेल्टा ऑफ लॉग ओम ई बार। भाई अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तनित है ये पहले की संख्या, डेल्टा क्यू ऊष्मा लेने से पहले अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, और डेल्टा क्यू ऊष्मा अवशोषित करने के बाद अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, और इन दोनों का डिफरेंस किसके रूप में लिख सकते हैं अपन, परिवर्तन के रूप में। और इसकल टू क्या हो गया, बीटा डेल्टा क्यू। अब दोनों तरफ के से गुणा कर दो, दोनों साइड में क्या कर दो, के कांस्टेंट होता है ना, के बोल्ट्जमान नियतांक, तो के लॉग ओम ई बार इसकल टू के बीटा डेल्टा क्यू। अब ये क्या चीज़ है देखो, एंट्रोपी। उस दिन मैंने लिखाई थी ताप एंट्रोपी की डेफिनेशन, एस है कि नहीं है, तो डेल्टा एस बराबर के बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/T। के बीटा 1/T होता है कि नहीं है, इसका उल्टा है कि नहीं है। ये रिलेशन जो है वो थर्मोडाइनमिक्स का सेकंड नियम है, या डेल्टा क्यू टेंस टू 0 अत्यल्प है, इसलिए डी एस के रूप में लिख सकते हैं, डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी। ये थर्मोडाइनमिक्स के सेकंड लॉ को शो करता है। यह है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को प्रदर्शित करता है। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, जिसके अकॉर्डिंग किसी ताप पर अगर ऊष्मा कोई निकाय लेता है तो उसकी एक भौतिक राशि एंट्रोपी में परिवर्तन होता है। किसी ताप पर अगर कोई निकाय ऊष्मा लेता है या देता है तो उसकी एंट्रोपी में क्या होता है, परिवर्तन। ये डी एस क्या है, एंट्रोपी में परिवर्तन। ठीक है।